हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल डी फार्मा सेकेंड ईयर लॉ एंड एथिक्स सेकेंड चैप्टर। फार्मेसी एक्ट 1948 लाने की ज़रूरत क्यों हुई? देखिए, पहले क्या था कि हमारे देश में जो भी फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े लोग थे उनके पास ना तो डिग्रियां थी, नॉलेज था लेकिन डिग्रियां नहीं थी, और उनके गलत कंपाउंडिंग, गलत तरीके से दवा बनाना या फिर जो भी चीज़ें गलत तरीके से करने से बहुत सारा नुकसान हो रहा था और लोगों में विश्वास नहीं आ रहा था फार्मेसी को लेके। फिर हमारे जब देश जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे एक बिल पास हुआ हमारे विधानमंडल में, द फार्मेसी बिल 1947। उसके बाद जब ये विधानमंडल में पास हुआ 4 मार्च 1948 को इसको स्वीकृति मिली। तो फिर इसमें बहुत सारे बदलाव आए, किताब लिखी गई बहुत सारी, और बहुत सारे चीज़ें सुधार किया गया, और इसमें लोगों के हित के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई। अब यहाँ कुछ डिफिनेशंस हैं जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से ली गई हैं। जैसे फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट क्या है? एक एक्ट है जो रेगुलेट करता है फार्मेसी को। फार्मेसी प्रोफेशन क्या करता है? उसको चलाता है। अब उसको चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होगा? ऐसा फार्मासिस्ट जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो अपना होलसेल रिटेल जो भी बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, फार्मेसी में अपना जो भी है करियर बनाना चाह रहे, तो उनका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? 4 ईयर वो डिग्री, 2 ईयर डिग्री, देन जो भी टर्म्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनका एक फॉर्म अप्लाई होगा, पीसीआई जो है वेरीफाई करेगी, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है। अब किसी भी चीज को लाने के लिए हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसको ला क्यों रहे हैं, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे अब फार्मेसी एक्ट को लाने का पहला उद्देश्य कि जो इसमें एजुकेशन चल रहा है, जो भी पर्पज है रजिस्ट्रेशन का, उसको अच्छे से रेगुलेट करना। जो भी चीजें फार्मेसी एजुकेशन को, कंट्री को, पर्पज रजिस्ट्रेशन को, फार्मासिस्ट अंडर, इसके अंडर में उसको क्या करना? अच्छे से रेगुलेट करना। देन जो भी फार्मासिस्ट हैं, जो भी फार्मेसी कर रहे हैं, उनके प्रोफेशन को अच्छे से प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के वो अच्छे से वर्क काम नहीं कर सकते। और जो भी फार्मेसी में इंटर कर रहे हैं उनके एथिक्स को मेंटेन करना। जो भी पर्सन आ रहा है ओवरऑल उनकी सारी एक्टिविटी पे क्या उनको सीखना है, क्या उन्हें करना है, ये सारी चीजें उन्हें उस पर कंट्रोल करना। और जैसे एक समानता बनाए रखना कि अगर कोई 2 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर बैचलर फार्मेसी अगर किया है तो वो क्या है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो कहलाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे उससे संबंधित मार्गदर्शन करना, प्रवेश करने वाले व्यक्ति पर नियंत्रण करना, सही फार्मेसी प्रोटोकॉल तय करना, फार्मासिस्ट बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा स्तर निर्धारित करना, या फिर फार्मासिस्ट केंद्र या राज्य में उनका रजिस्ट्रेशन दिलाना, क्योंकि वो पढ़ तो लिया, उनको रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए भी ये काम करता है। अब बात करते हैं ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? अब जो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि ये है क्या। तो जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हमारा क्या करता है? मदद करता है कंट्रोल करने में फार्मेसी प्रोफेशन को अपने इंडिया में। ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए, जो भी चीजें जो भी हमारे फार्मेसी प्रोफेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, और प्रैक्टिस के लिए हेल्प करता है। बट ये केवल हमारे दो राज्यों को छोड़ के, जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये हर जगह लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। अब बात करते हैं, कोई अगर संस्थान है तो वो अकेले तो बनेगा नहीं, उसमें कुछ चीजें मिलके बनेंगी, कुछ कंपोजिशंस होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो मिलके बनाएंगे, कुछ ऐसे संस्थान होंगे जो उसे मिलके बनाएंगे। तो इसमें भी ऐसे हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं जो इसको चलाते हैं। तो जैसे फर्स्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर, थर्ड एक्स ऑफिशियो। इलेक्टेड मींस क्या होता है कि जो चुन के हैं, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो उसमें कुछ पॉलिटिशियन, नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं वो वोटिंग के द्वारा चुन के जाते हैं। नॉमिनेटेड, कुछ हमारे यहाँ नॉमिनेटेड भी होते हैं कि जो उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाता है कि ये आप ऐसे। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर, ऐसे मेंबर
जो पहले से फार्मेसी प्रोफेशन में थे, अब वो काम कर चुके हैं, तो वो क्या होगा, अब उनको इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए उन्हें भी इसमें जोड़ा जाता है, ताकि वो जो भी है उनका एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस इसमें बता सकें। ठीक है, अब बात करते हैं उसके मेंबर्स की। तो इसमें फर्स्ट है हमारे इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड जैसे मैंने अभी बताया कि जो चुन के आते हैं, तो इसमें 6 मेंबर होते हैं जो यूजीसी, जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनसे चुन के आते हैं 6 मेंबर। एक पर्सन आता है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से चुना जाता है, और एक सदस्य जो होता है इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सदस्य के सदस्य राज्य के पंजीकृत फार्मासिस्ट से चुना जाता है। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड में आते हैं 6 नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक पर्सन यूजीसी या एआईसीटी, जो भी हमारे ग्रांट कमीशन हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उससे चुना जाता है। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हर स्टेट से एक फार्मासिस्ट जो कि रजिस्टर्ड है, वो हम इसमें चुने जाते हैं। थर्ड है एक्स ऑफिशियो। अब एक्स ऑफिशियो में जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, रिटायर्ड हैं, तो उन्हें चुना जाता है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी, क्योंकि ये सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी में उन्हें दवाओं के बारे में अच्छा नॉलेज होगा कि कौन सी दवा कैसे टेस्ट की जाती है, बनाई जाती है, कौन से दवा का क्या साइड इफेक्ट आते हैं। थर्ड, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, जो दवाओं के बारे में इन्हें अच्छी जानकारी होती है, तो उन्हें हम चुना जाता है। अब ये जो भी हमारे मेंबर्स चुने जाते हैं, ये सारे हमारे फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं कोई अदर प्रोफेशन से, सारे फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी का इन्हें नॉलेज होता है पूरा, इन्हें रूल रेगुलेशन सारी चीजें इन्हें पता होती हैं, तभी इन्हें चुना जाता है। अब वो तो बात थी सदस्य की, अब वो काम कैसे करेगा, उसका फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है। तो जैसे अब देखिए, अगर किसी का जो भी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना है, तो एक सिलेबस देना होगा, एक ऐसा उन्हें कोर्स ड्यूरेशन देना होगा। ऐसा नहीं कि कभी तक कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, या फिर कोई भी सिलेबस दे दिया हर बार चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेट करती है, जो अपना एक सिलेबस देगी, एक ड्यूरेशन देगा, एक प्रैक्टिस टाइम देगा, एक ट्रेनिंग टाइम देगा, ये सारी चीज उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा, एक समान सबको शिक्षा मिलेगी, सब में क्या होगा, एक समानता आएगी। देन हम सेकंड है स्टेट रेगुलेशन। एजुकेशन को रेगुलेट करना, अपने अपने स्टेट में सभी जो भी एजुकेशन है उसे रेगुलेट करवाना, एग्जाम करवाना, ये सारे। अब इंस्टीट्यूट अप्रूवल, अब जो भी कॉलेज खोलना है, ऐसे तो हर कोई कॉलेज खोल लेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि पीसीआई से उन्हें मान्यता लेनी पड़ती है। मान्यता लेने के लिए वो सारी चीजें जो भी उसके टर्म्स कंडीशन में है, उतनी जितनी लैब होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए, जो ग्लासवेयर्स होने चाहिए, वो सारा अगर उस कॉलेज में अवेलेबल है, तो पीसीआई टीम आएगी, इंस्पेक्ट करेगी, वो विजुलाइज करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये चीजें हैं। अगर वो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो भी एपरेटस हैं, ग्लासवेयर्स हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल रूम, लैब्स जितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं कि आप अब ये अपना जो भी संस्थान है, जो भी कॉलेज है, इसको आप रन। अब जैसे बहुत से कॉलेजों को अगर अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन वो अप्रूवल मिलने के बाद वो ढंग से चला नहीं रहे हैं, या उनके पास जो चीजें थी वो चीजें नहीं है अब, या फिर जो भी टर्म्स कंडीशन अकॉर्डिंग चीजें नहीं है, तो उनसे क्या होता है, वो अप्रूवल वापस ले लेता है। जो भी कॉलेज अगर इस टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो फिर उनसे वापस ले लेता है। सेकंड है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। अब किसी की बाहर से अगर पढ़ के आ रहा है, वहां भी ऐसा नहीं कि वहां अच्छे एजुकेशन नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन अपने यहाँ जो भी टर्म कंडीशन उसके अकॉर्डिंग उसे इवेल्युएट करना होता है। सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन, एक सेंट्रल रजिस्टर्ड होता है, जिसमें अगर आपका स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन है, तो आपका सेंट्रल रजिस्टर में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले स्टेट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको स्टेट में, वो बात किया हमने अभी सेंट्रल का। अब हम बात करते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें भी सेम वैसे ही है। फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर, इसमें भी चुने जाएंगे 6 मेंबर ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे।
पर्टिकुलर स्टेट के, उसी स्टेट के 6 ऐसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। एक मेंबर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ऐसा फार्मासिस्ट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक फार्मासिस्ट चुना जाएगा। सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर, अब नॉमिनेटेड मेंबर में इसमें 5 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं हर स्टेट से। 3 जो होते हैं डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। 5 मेंबर चुने जाते हैं, 5 मेंबर चुने जाते हैं जिसमें से 3 होते हैं डी फार्म के, डिप्लोमा होल्डर या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। थर्ड है एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब इसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव और इंचार्ज मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस स्टेट जो भी नॉमिनी होते हैं, या फिर ऑफिस इंचार्ज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी नॉमिनी किए जाते हैं। एक होते हैं 1 गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो भी ड्रग के एनालिस्ट होते हैं, 1 पर्सन उसमें से चुने जाते हैं। अब ये तो हो गया। अब हमारा जो ये टर्म है फार्मेसी स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये 5 ईयर का होता है। हर 5 ईयर बाद पीसीआई का गठन होता है, जिसमें हर बार इलेक्शन होगा और हर बार चुने जाएंगे मेंबर्स। जो भी होंगे वो क्या होंगे, हर 5 ईयर बाद वो चुने जाते हैं। अब सारी चीजें मैंने हर जगह बात किया, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता कौन है? देखिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वही होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए वही अप्लाई कर सकता है। पहले तो 18 साल एज होनी चाहिए, और वो पर्सन जिसके पास डिग्री, डिप्लोमा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी या फिर अप्रूव्ड केमिस्ट और ड्रगिस्ट कैन बी इशूड। अगर वो ड्रगिस्ट है, केमिस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है पीसीआई में कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहता हूं, मैंने अपना 4 ईयर या 2 ईयर की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, और मैंने जो भी उसके टर्म कंडीशन थे, प्रैक्टिस था, ट्रेनिंग था, वो सारा मैंने कंप्लीट किया है। अब आते हैं, बात करते हैं सब्सिक्वेंट रजिस्टर। ये एक अस्थायी रूप से एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम ये फार्मेसी के विनिमय को लागू करते हैं। उम्मीदवार का जो भी मापदंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब रेगुलर रजिस्टर। रेगुलर रजिस्टर क्या होता है कि जब आप फार्मेसी काउंसिल में बनाए रखने के लिए आप डिप्लोमा, जिसमें डी फार्मा के लिए 500 घंटे का आपको जो भी ट्रेनिंग है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में होगा। अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो आपको 45 डेज का आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। और अगर आप डी फार्म कर रहे हैं तो आपको 500 घंटे की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि कंट्रोल की, क्योंकि अगर हम कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं रखेंगे, कोई उन पे नियम कानून नहीं रखेंगे तो अपने मनमानी से करने लगेंगे। तो इसके लिए बनाया गया ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। अब ऑफेंस एंड पेनाल्टीज क्या होती हैं? जैसे किसी ने फर्जी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का दावा किया तो उसे, अगर पहली बार उसने किया है तो 500 रुपए जुर्माना और 1000 रुपए जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। अब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दवा का वितरण करना, अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के दवा दे रहा है तो धारा 42 के तहत उसे अलग अलग जो भी चीजें हैं, अगर वो ऐसा करता पाया जाता है, दवा बनाते हुए, मिश्रण करते हुए, या फिर जो भी चीजें चिकित्सक के पर्चे पर किसी भी दवा का तैयार करना, तो उसे 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब कोई ऐसा भी होता है कि देरी करने पे उन्हें 550 रुपए फाइन भी दिया जाता है। अगर मैं अपना जो भी है पंजीकरण आत्मसमर्पण देरी में देता हूं, या फिर राज्य फार्मेसी परिषद के इंस्पेक्टर के लिए जानबूझकर बाधा उत्पन्न करना, अगर कोई इंस्पेक्टर आया है तो उसके काम में रुकावट डालना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने की कैद या फिर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।